हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस गीगा। आज इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करें, दैट इज़ अगर हम देखें कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो अगर पहली चीज़ हम देखें तो सॉलिड्स के पास एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है। डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड मास। ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर कोई भी सॉलिड चीज अगर हम लें तो उसका शेप हम कभी चेंज नहीं कर सकते, कितना भी आप उसे कंप्रेस कर लो या उसे आप स्ट्रेच कर लो, वो सॉलिड जो है उसका शेप एज इट इज मेंटेन्ड रहेगा। अब क्योंकि शेप भी मेंटेन्ड रहेगा तो हमारे पास जो उसके अंदर की जो वॉल्यूम है सॉलिड की, तो वो भी हमारे पास सेम रहेगी, मतलब कि उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होगी। देन हमारे पास जो सॉलिड है उसका मास भी सेम रहेगा, मतलब हम उसके मास को चेंज नहीं कर सकते। ना ही हम मास को बढ़ा सकते हैं, ना ही कम कर सकते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स या गैसेस की बात करें, तो उनका हम शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंटेनर हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पानी की बात करें, अगर हमारे पास इस तरीके का कोई कंटेनर है, ठीक है, तो वो जो लिक्विड है वो इस कंटेनर का शेप ले लेगा। अगर हमारे पास इस टाइप का कंटेनर है, तो वो लिक्विड जो है वो इस कंटेनर का शेप ले लेगा। मतलब उनके पास डेफिनिट वॉल्यूम या डेफिनिट शेप नहीं होता लिक्विड्स या गैसेस के पास। लेकिन सॉलिड्स के पास डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट मास। मतलब इन तीन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। देन इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। जैसे अगर हम लिक्विड्स की बात करें, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कोई कंटेनर है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे ना, वो अ, थोड़े दूर होंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि इस टाइप का उनका अरेंजमेंट हो सकता है। देन अगर हम गैसेस की बात करें, तो गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनमें। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करें, तो सॉलिड्स में बिल्कुल स्टैक्ड होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं। तो उनके जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं, मतलब अगर हम एक ये मॉलिक्यूल लें और एक ये मॉलिक्यूल लें, तो बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस होता है सॉलिड्स के बीच में। वेयर एज अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो हो सकता है उनमें इतना डिफरेंस हो, लेकिन गैसेस में तो और भी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो सॉलिड्स में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर बात करें, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। देन अब क्योंकि इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। मतलब अगर ये बहुत पास है, तो इन्होंने एक दूसरे को बहुत फोर्स से पकड़ रखा है, ठीक है? तो इनके आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है? देन अगर हम फोर्थ चीज़ की बात करें, तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम सॉलिड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास एक सॉलिड है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो जिन पार्टिकल से बना है, दैट इज एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस की बात कर सकते हैं। तो वो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं करते। जैसे लिक्विड्स या गैसेस की बात करें, तो दे आर फ्री टू मूव, किसी भी डायरेक्शन में ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर सकते हैं लिक्विड्स और गैसेस में। बट ये जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ही ऑसिलेट करते हैं। अगर हम किसी सॉलिड के ये एटम्स ले लिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, अपनी इसी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे या ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। देन ये जो सॉलिड्स होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल हैं और रिजिड हैं। मतलब इन्हें हम कंप्रेस करके छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज दे आर रिजिड। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो रिजिडिटी शो करती है कि इनका हम शेप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। देन अगर हम बात करें सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, हम सॉलिड्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स,
देन अनदर वन इज एमोर्फस सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड्स होते क्या हैं? ठीक है, इनमें डिफरेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का, कि कैसे एटम्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरेंजमेंट है एटम्स का। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट होगा, ये रेगुलर अरेंजमेंट होगा। मतलब अगर हमारे पास ऐसे कुछ शेप बन रहा है पॉइंट्स को जॉइन करके, तो थ्रू आउट द क्रिस्टल हमारे पास यही शेप मेंटेन्ड रहेगा, पीरियोडिक मैनर होगा। ठीक है, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हमारे पास क्रिस्टल में होंगे, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। मतलब अगर हम थ्रू आउट द क्रिस्टल देखें, तो इनका ये जो ये जो पॉइंट्स जॉइन करके हमारे पास ये चीज मिली है, ठीक है, ये रिपीटेड यूनिट होगी। ठीक है, वेयर एज अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें, तो इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। हो सकता है कि हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा हो, ठीक है, यहाँ पे एटम्स पड़े हैं, कोई ऐसी शेप जो है हमें वो मिल रही है एटम्स की। बेसिकली अगर हम ये बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट होगी। मतलब जो एटम्स प्लेस्ड हैं, वो मतलब रिपीटेड यूनिट होंगी, पीरियोडिक मैनर होगा उनका। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये क्रिस्टल है, ठीक है, तो अगर हम क्रिस्टल को यहाँ से देखें, तब भी हमें सेम अरेंजमेंट दिखेगी। अगर हम यहाँ से देख लें, तब भी हमारे पास एटम्स की सेम अरेंजमेंट होगी। यहाँ से देखोगे, तब भी हमारे पास एटम्स की सेम अरेंजमेंट होगी। मतलब कहीं से भी अगर आप देखोगे क्रिस्टल को अंदर से, तो एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, उनकी जो वो पैटर्न बन रहा होगा वो सेम होगा थ्रू आउट द क्रिस्टल। बट अगर हम एमॉर्फस की बात करें, तो अगर हमारे पास ये कोई एमॉर्फस सॉलिड है, हो सकता है इस पोर्शन से हमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो ऐसी दिख रही हो, यहाँ से हमें इस टाइप की अरेंजमेंट दिख रही हो। तो मतलब जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, थ्रू आउट द सॉलिड या जो भी हमारे पास ये चीज एमॉर्फस सॉलिड जो है, थ्रू आउट दिस सॉलिड हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, पीरियोडिक मैनर यहाँ पे हमारे पास नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, वेयर एज एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। मतलब कि इसका शॉर्ट रेंज का मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ तक हमें सेम दिखाई दे रहे हों, ठीक है, बट जैसे ही हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पे अरेंजमेंट बदल गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा हमें रोम्बस शेप दिख रहा था, यहाँ भी हमें हमें रोम्बस शेप दिखा, बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप आ गया। तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर हुआ, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं हुआ। मतलब कि थ्रू आउट द सॉलिड हमारे पास सेम पैटर्न नहीं दिखा। बट अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, तो अगर हम ये पूरा क्रिस्टल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, तो अगर हम स्क्वायर शेप कंसिडर करें कि हमारे जो एटम्स हैं वो स्क्वायर शेप के पैटर्न में हैं, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो ये पूरा अरेंजमेंट सेम होगा। ठीक है, थ्रू आउट द सॉलिड अगर हम देखें, ये जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है ना कि शेप बदल गया। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारे ये साइज का, बट एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो थ्रू आउट द लैटिस जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी वो सेम होगी। तो इसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड्स में भी हमारे पास पीरियोडिक नेचर मिल सकता है कि मतलब सेम पैटर्न शो हो, बट वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, थोड़े ही डिस्टेंस तक हमें वो पैटर्न दिखाई देता है, उसके बाद हमारे पास वो जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। या फिर अगर हम कॉपर की बात करें या मरकरी की बात करें, तो हमारे पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर
होता है इन सारे सॉलिड्स में। व्हेयर एज़ अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो प्लास्टिक जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है? क्योंकि प्लास्टिक में हमारे पास जो एटम्स की अरेंजमेंट है, वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। देन अगर हम फर्दर इनके अमॉर्फस का अगर हम ग्री ये जो अमॉर्फस है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब है नो फॉर्म, ठीक है? मतलब इनका कोई फॉर्म नहीं होता, कि मतलब इनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। और अगर हम एक और कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल है ग्लास, सॉरी, क्वार्ट्ज, ठीक है? और इसी का अगर हम अमॉर्फस सॉलिड में देखें, तो हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास जो है, वो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जांपल है। देन अगर हम इनकी और प्रॉपर्टीज देखें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इस क्रिस्टल को हीट करें, तो ये सारी हर जगह से एक बार में ही मेल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पोर्शन हमारे पास पहले मेल्ट हो गया और ये पोर्शन बाद में मेल्ट हुआ। ठीक है, हमने हीट दी, तो ये सारा जो ये सॉलिड है वो एक बार में मेल्ट हो जाएगा। वेयर एज अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स की बात करें, तो क्योंकि इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो इनका जो फोर्सेस होंगे या इनका जो बाइंडिंग जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। तो इसकी वजह से हो सकता है कि इस पोर्शन में जो हीट देने से हमारे पास पहले ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए, देन यहाँ से ब्रेक होंगे, ठीक है? तो इनका ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इनके मोल्ड्स बना सकते हैं, ठीक है? और मोल्ड्स बन सकता है, तो मतलब हम एमॉर्फस सॉलिड्स को किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? इनको किसी भी शेप में बना सकते हैं हम, क्योंकि इनके मोल्डेड फॉर्म हमारे पास मिल जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? और अगर हम देखें, एमॉर्फस सॉलिड्स की एक और प्रॉपर्टी है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, तो मतलब कि इनकी क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकती है। देन सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशंस आर आल्सो फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस, ठीक है? कुछ जो पुरानी, अगर बहुत साल पुरानी हम एंशियंट ग्लासेस देखें, तो उनका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा मिल्की अपीयरेंस होगा, ठीक है? ट्रांसलूसेंट टाइप हम कह सकते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, उनका क्रिस्टलाइज़ेशन हो जाता है, ठीक है? क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, वो हमें मिल्की फॉर्म में दिखने लग जाते हैं। नाउ ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इन्हें हम सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। ठीक है? क्यों कहते हैं सूडो सॉलिड्स या फॉल्स सॉलिड्स? क्योंकि ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इनके अंदर लिक्विड्स की तरह टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ठीक है? इस वजह से इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है या फिर सूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। अब क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी कि वो फ्लो नहीं कर सकते, वो रिजिड शेप है उनका। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जिनमें हमें वो जो फ्लो होने की प्रॉपर्टी है वो हमें दिखती है, इसी वजह से हम इन्हें सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। और इसी वजह से बहुत पुरानी जो ग्लास विंडोज़ होती हैं, उनका अगर हम ऑब्जर्व करें, नीचे से वो जो विंडोज़ हैं, वो थोड़ी वाइड होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अपर पोर्शन, ठीक है? थोड़ा थिक होती हैं वो नीचे से, क्योंकि वो जो एमॉर्फस सॉलिड है, वो जो ग्लास है, वो फ्लो होके नीचे आ गया, ठीक है? तो उसकी वजह से वो नीचे वाला पोर्शन जो है ग्लास का, वो थोड़ा थिकर होता है। इसी वजह से इन्हें हम सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है टू फ्लो, ठीक है? देन ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ये एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं।
अब इसका क्या मतलब है? एनाइसोट्रोपिक नेचर मतलब अगर हम इस सॉलिड को, ये जो हमने क्रिस्टल बनाया है, इसे हम डिवाइड कर दें, ठीक है? हमने इस तरीके से डिवाइड किया, तो अगर हम इसकी यहाँ से खड़े होके प्रॉपर्टीज़ देखें, अगर हम यहाँ पे खड़े होके इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें कि डिस्टेंस कितना है नेक्स्ट एटम के बीच में, या कोई भी मेल्टिंग जो टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें इनमें चेंज हो जाती हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ से देखें और कोई अलग पोज़ीशन, अगर हम यहाँ से अब ये वाली पोज़ीशन ले ली, तो ये वाली पोज़ीशन और ये जो पोज़ीशन है, इनकी यहाँ से जो हमने फाइंड किया होगा मेल्टिंग पॉइंट या कोई भी और प्रॉपर्टीज़, वो डिफरेंट आएँगी। मतलब कि ये अगर हम इस क्रिस्टल के अंदर किसी भी जगह से देखें, आस-पास देखें, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं है थ्रू आउट द लैटिस। तो इस वजह से एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है इनका। बट क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं, वो आइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब अगर हम इस अमॉर्फस सॉलिड के अंदर देखें कहीं भी प्रॉपर्टीज, अब क्योंकि इनका रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है? ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है, इसकी वजह से अगर हम ओवरऑल इफेक्ट देखें, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम ही रहती हैं। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इस रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ही, ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है, यही एक वजह है कि इसका एनाइसोट्रोपिक नेचर हो जाता है। जैसे अगर हमने यहाँ से डिवाइड किया था, अगर हम कोई और डिवीज़न लें, जैसे हमने यहाँ से डिवीज़न ले ली, ठीक है? तो इस डिवीज़न में अगर हम जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और ये वाली डिवीज़न से जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, इन दोनों डिवीज़न से जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, वो डिफरेंट हमें नज़र आएँगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, वो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर हैं। अगर हम समराइज़ करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है? हमारे पास रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट मिलती है। रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर वो हमारे पास बना है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, उन्हीं पार्टिकल्स का रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट होगा। रेगुलर मतलब कि पीरियोडिक होगा। जैसे अगर हम ये हमारे पास एक क्यूबिक लैटिस है, ठीक है? ये थ्री डायमेंशनल हम लैटिस एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है, तो इसे अगर हम ये जो अरेंजमेंट है, इसे रिपीट करते जाएँ, तो हमारे पास फुल सॉलिड मिल जाएगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास बन जाएगा, अगर हम इसी सेम स्ट्रक्चर को रिपीट करते रहें। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, लैटिस, या फिर इसे हम कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो ये होता क्या है? ये सिंपली एक मैथमेटिकल टर्म है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है टू शो द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, ठीक है? ये सिंपली हम जैसे अगर हमें कोई दिखाना है कि कहाँ पे हमारे पास और कैसे जो एटम्स हैं वो अरेंज्ड हैं, तो इस क्रिस्टल लैटिस या लैटिस की हेल्प से हम शो कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ हमारे पास जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। जैसे ये थ्री डायमेंशनल हमने एक लैटिस शो कर रखा है, ठीक है? इसमें क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो येलो और ग्रीन है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये सिंपली एक अरेंजमेंट है और इसी अरेंजमेंट की हेल्प से हम एक हमारे पास पूरा एक क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम क्रिस्टल लैटिस की बात करें, तो इट इज़ सिंपली अ मैथमेटिकल टर्म और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पॉइंट्स की हेल्प से अपने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर या क्रिस्टल क्रिस्टल के जो एटम्स की पोजीशन है, उनकी अरेंजमेंट है, उन्हें हम शो कर सकते हैं, ठीक है? ये जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है? इसे हम कहेंगे लैटिस, ठीक है?
ये जो लैटिस है सिंपली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम शो करते हैं कि जो हमारे पास क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होंगे। और ये जो एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक सिंगल पॉइंट है इसे हम कहेंगे लैटिस पॉइंट। ठीक है, इसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। और ये जो लैटिस पॉइंट है वो हमारे पास क्या डिनोट करता है, हर एक एटम या हर एक जो मॉलिक्यूल है उनकी पोजीशन को हमें डिफाइन करता है। ठीक है, इस लैटिस पॉइंट को हम लैटिस साइट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड, एंड ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये जो हमने येलो येलो कलर के जो हमने बना रखे हैं सर्कल्स, ये हमारे पास क्या होंगे, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, हमारे क्रिस्टल के जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं या फिर जो आयन्स हैं। ठीक है, ये जो येलो कलर के जो सर्कल्स हैं ये हमें क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है इसे हम लैटिस कहते हैं। और ये जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। और हर जो लैटिस पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है एक एटम को या मॉलिक्यूल या आयन को, जिससे मिलकर हमारे पास एक क्रिस्टल बना है। Then lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice। अगर हम ये 3D लैटिस हमने शो कर रखा है, जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स थे सिंपल। ठीक है, अगर हम ऐसे पॉइंट्स को पहले बना ले कि हमने ये लैटिस बना लिया। ठीक है, ये हमने लैटिस बना लिया। तो इस लैटिस को के पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, एक थ्री डायमेंशनल हमारे पास इमेज आ गई, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इस लैटिस की हेल्प से देखो हमने क्या करा कि ये हमने शो किया कि एक अरेंजमेंट हमने शो की। ठीक है, हमारे लैटिस पॉइंट्स को हमने बनाया पहले, तो ये अरेंजमेंट को हम लैटिस कहेंगे। हर एक पॉइंट लैटिस पॉइंट है और ये डिनोट कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। देन इस लैटिस की अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये जो लैटिस हमने बना रखे हैं इसके लैटिस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक ज्योमेट्री आएगी लैटिस की। कि मतलब ये जैसे ये हमारे पास स्क्वायर शेप मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम थ्री डायमेंशन में देखें तो हमारे पास एक क्यूब शेप हमें मिल रहा है। तो ये जो लैटिस है थ्री डायमेंशन में हमें क्यूब वाली ज्योमेट्री दे रहा है। मतलब अगर हम इसी को रिपीट करते रहेंगे तो हमारे पास एक अरेंजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और अगर ये पूरा जो हमने शो कर रखा है ये एक हमारे पास लैटिस है। ठीक है, हमने पूरी ये एक लैटिस की अरेंजमेंट शो करी थी। इस लैटिस का ये जो पोर्शन हमने शो किया यहाँ पे क्यूब, इसे हम कहेंगे यूनिट सेल। ठीक है, जैसे ये हमारे पास पूरा एक लैटिस था। ठीक है, एक अरेंजमेंट थी पार्टिकल्स की। और जैसे हमने ये वाला पोर्शन देखा, ये जो येलो पोर्शन है जो हमने नीचे भी बनाया है यहाँ पे, इस पोर्शन को हम कहेंगे यूनिट सेल। ठीक है, अभी ये यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और इस यूनिट सेल को अगर हम रिपीट करते जाएं तो हमारे पास एक पूरा लैटिस बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें सॉलिड किससे मिलकर बने हैं, पहले हमारे पास एक बड़ा सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो किससे मिलकर बनी, हमने देखा वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये फर्दर किससे मिलकर बने हैं, लैटिस से। मतलब लैटिस एक अरेंजमेंट कहेंगे, लैटिस से मिलकर नहीं बने, लैटिस एक अरेंजमेंट है। ठीक है, पॉइंट्स की। देन इन लैटिसेस में हमें मिले यूनिट सेल। ठीक है, मतलब अगर हम इस यूनिट सेल को बार बार रिपीट करें, जैसे ये हमारे पास एक यूनिट सेल था। ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, इसी यूनिट सेल को हमने फिर से यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इसे हमने नीचे भी बना दिया। ये वाला हमें यूनिट सेल मिल गया, इसे हमने इस साइड बनाया। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो एक अरेंजमेंट और मिल गई, इसे हम कहेंगे लैटिस। ठीक है, यूनिट सेल को
बार-बार हमने रिपीट किया तो हमारे पास क्या मिला? एक लैटिस, ठीक है? यूनिट सेल की यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है? ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसका सबसे छोटा पोर्शन हम यूनिट सेल कहेंगे। इस यूनिट सेल को अगर हम बार-बार रिपीट करेंगे तो हमारे पास पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। और क्रिस्टल लैटिस क्या था? ये सिंपली एक अरेंजमेंट है पॉइंट्स की, ठीक है? टू शो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में एज एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा सिर्फ एक तरीका है कि हम कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो करेंगे। देन हमारे पास आते हैं बेसिस। अब बेसिस क्या है? ये जो बेसिस है, इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ठीक है? एक सिंगल एटम और या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है? और अगर हम लैटिस और बेसिस को मिला दें तो हमारे पास क्या मिलेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किस स्ट्रक्चर से बनकर मिला है। मतलब अगर हम लैटिस, हमने क्या कहा था कि अरेंजमेंट है पॉइंट्स की, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये सिंपल हमने खुद पॉइंट्स बना लिए, अरेंजमेंट बना ली कि इस टाइप का हमारे पास लैटिस कोई होगा। देन इनके साथ हमने बेसिस लगा दी, ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर एक सिंगल एटम, हर पॉइंट पे एक सिंगल एटम होगा, ठीक है? और इन्हें अगर हम जॉइन करें, जैसे ये हमारे लैटिस का स्ट्रक्चर था, और बेसिस हमने क्या कहा था? एक सिंगल एटम है ये, ठीक है? तो लैटिस और बेसिस को मिलाना है, तो यहाँ पे एक एटम आएगा, यहाँ पे एक एटम आएगा, यहाँ पे आएगा, हर लैटिस पॉइंट पे एक एटम आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या मिल गया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है? सिंपली ये लैटिस को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ अरेंजमेंट बनाई है। ये सिर्फ हमने खुद बनाई है कि ऐसी अरेंजमेंट के हमारे पास इस अरेंजमेंट का, इस पैटर्न के हमारे पास जो हमारे एटम्स हैं वो अरेंज्ड होंगे, ठीक है? इस पैटर्न में होंगे। देन हमने क्या किया? ये जो हमारे पास क्या थे? लैटिस पॉइंट। और हमने क्या कहा था कि हर लैटिस पॉइंट किसको डिनोट करेगा? कांस्टेंट पार्टिकल्स को, ठीक है? तो ये तो सिंपल हमने पॉइंट बनाया था, लैटिस पॉइंट था। इस हर एक पॉइंट पे हमने क्या ऐड कर दिया? एक एटम, कि इस पॉइंट पे एक एटम प्रेजेंट है, इस लैटिस पॉइंट पे एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है? जो कि क्या थे? बेसिस, ठीक है? इस बेसिस को हमने इस लैटिस के साथ ऐड कर दिया, ठीक है? इसके ऊपर हमने अरेंज कर दिया ऐसे। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मतलब एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर होगा हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या देखा था कि क्रिस्टल लैटिस क्या है? सिंपली एक अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, और हर पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। और अगर हम थ्री डायमेंशनल लैटिस देखें तो उसका स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे पास पूरा लैटिस आ जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। देन बेसिस क्या है? एटम्स, एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, या दो एटम भी हो सकते हैं, ठीक है? तो बेसिस क्या है? एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। ये जो लैटिस है इसका एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट बेसिस का एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बेसिस क्या है? एटम्स है, ठीक है? लैटिस क्या है? सिंपली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें हमारे पास क्या मिलेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है? इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा।
देन हमारे पास फर्दर यूनिट सेल की भी क्लासिफिकेशन है। जैसे यूनिट सेल हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ primitive unit cell, then second one is centered unit cell। सॉरी, ये सिर्फ 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। यूनिट सेल फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकंड वन इज़ सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है? अब प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक यूनिट सेल ड्रॉ करें हम, क्यूबिक यूनिट सेल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है? इसमें क्या होगा कि जो एटम्स हैं या फिर कांस्टेंट पार्टिकल जो हैं वो सिर्फ यहाँ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो कॉर्नर्स हैं सिर्फ इन्हीं पे ही हमारे पास जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे और कहीं भी यहाँ पे एटम्स की पोजीशन नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, बट ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है इसमें क्या होगा कि यहाँ कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे एटम्स और इनके अलावा जो एटम्स हैं वो यहाँ फेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं या इनके इस यूनिट सेल के एग्जैक्ट सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सेंटर्ड यूनिट सेल जो है ये है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड। फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड, सेकंड वन इज फेस सेंटर्ड, देन थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर क्या क्या होगा कि अगर ये हमारे पास एक क्यूबिक हमारे पास यूनिट सेल है तो इस क्रिस्टल के बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे हमारे पास एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब ये कॉर्नर पे तो होंगे ही, इनके साथ साथ हमारे पास एक सेंटर में भी हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। और अगर हम फेस सेंटर की बात करें तो यहाँ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन कॉर्नर्स के साथ साथ जैसे ये हमारे पास एक फेस आ गया। ठीक है, इस फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। देन ये फेस आ गया, इसके भी सेंटर पे एक प्रेजेंट होगा एटम या कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल। देन ये पीछे वाला हमारे पास फेस है, इसके भी सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। देन ये नीचे वाला हमारे पास फेस है, इसके भी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। देन ये ऊपर वाला फेस है, इसके भी सेंटर पे प्रेजेंट होगा और ये जो आगे वाला फेस है इसके भी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। मतलब जैसे इस क्यूब के पास 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो हर फेस के सेंटर पे एक, जैसे अगर ये हम फेस की बात करें तो इसके सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा। मतलब कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होगा ही, बट इनके हर फेस के सेंटर पे भी एक अ, जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो है वो प्रेजेंट होगा। इसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या था कि एक हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके जस्ट सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास एक एटम प्रेजेंट होगा या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर में क्या है कि कॉर्नर्स के साथ-साथ हर फेस के सेंटर पे एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन प्रेजेंट होगा। देन एंड सेंटर में क्या है कि ये हमारे पास जैसे यूनिट सेल है, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होगा ही, बट हर ऑपोजिट फेस के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होगा। जैसे फेस सेंटर में क्या था कि हर फेस फेस के ही ऊपर सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होगा, बट एंड सेंटर में क्या होगी, ऑपोजिट फेसेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। कि जैसे यहाँ पे आ गया
अगर हमने ये वाला ऑपोजिट फेसेस ले लिए, ये वाले 2, तो इनके यहाँ पे प्रेज़ेंट होगा सेंटर में, ठीक है? इसे हम एंड सेंटर्ड बोलेंगे, ठीक है? या फिर अगर हम ये पीछे वाला और ये आगे वाला फेस लें, तो इनके इन दोनों फेसेस के सेंटर पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? तो ये क्लासिफिकेशन थी यूनिट सेल की। प्रिमिटिव यूनिट सेल के सिर्फ़ कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेज़ेंट होंगे, लेकिन जो सेंटर्ड यूनिट सेल हैं, उनके कॉर्नर्स के साथ-साथ फेस पे या बॉडी पे या एंड पे सॉरी ऑपोजिट फेसेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हमने इनको नेमिंग दी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।